हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति सिद्धांत के अंतर्गत राज्य के स्वरूप के संबंध में सावयव या आंगिक सिद्धांत पे चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि राज्य के स्वरूप के संबंध में सावयव या आंगिक सिद्धांत क्या है। तो सावयव सिद्धांत वाले राज्य, जैसे भारत एक राज्य है, देश है जिसको है उसको राज्य कहते हैं, राज्य है। वो राज्य को मानव शरीर के बारे में, यहाँ पे मानव शरीर है, मानव शरीर के स्वरूप, प्रकृति या नेचर माना गया है। यानी दोनों के बीच जो है जो तुलना करते हैं, जिस तरह से मानव शरीर होता है उसी तरह से राज्य होता है, जिस तरह से शरीर के अंग होते हैं वैसे राज्य के अंग होते हैं। तो इससे तुलना करते हुए जो है जो चर्चा किया है, और ये इस तरह के विचार रखने वाले जो है राज्य के स्वरूप को इस रूप में देखने वाले बहुत सारे विद्वान हैं। यहाँ पे हमने सभी का नाम बता दिया है कि ये जो है जो मनु है, कौटिल्य है, ये भारतीय विद्वान है, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सन टॉमस है, मार्सिलो है, पेडुआ है, मार्सिलो पेडुआ है, हॉब्स, लॉक, रूसो आदि है, यहाँ पे काम्टे है। इस तरह से ये सारे विद्वान हैं जो नाम याद रखने के लिए यहाँ पे आपको दिए हैं। इसका हम आप विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सावयव सिद्धांत के स्वरूप के संबंध में। तो उसके पहले हम यहाँ पे एक चित्र दिए हुए हैं, आपको लगता होगा ये हाथी है। तो हाथी के बारे में जो है जो स्वरूप के बारे में एक कहानी आपने पढ़ा होगा कि कुछ अंधे साथियों और हाथी के बीच जो है जब पूछा गया था हाथी कैसा होता है, तो जिसने एक अंधे साथियों ने जो है हाथी के पूंछ को पकड़ा तो बोला हाथी रस्सी के समान होता है। दूसरे ने पीठ को छुआ तो कहा हाथी चट्टान के समान। किसी ने पाँव को छुआ, यहाँ पे देख रहे हैं, तो बताया कि हाथी जो है जो खंबे के समान होता है। तो इस तरह से सभी ने जो है जिस चीज़ को छुआ और जैसा लगा उनको उसी तरह से बताया। यानी कहने का मतलब यह है कि जिसने जिस दृष्टि से देखा, जिस अंग को छुआ, जैसा अनुभव किया वैसा ही उसने उसका उत्तर दिया। ठीक उसी तरह से राज्य के स्वरूप के संबंध में भी यहाँ पे विचारकों, विद्वानों में अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार जो है जो इनके लक्षण को अलग अलग जो है जो उन्होंने बताया है। जैसे समाजशास्त्रियों ने जो है राज्य को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखा है, उसी तरह इतिहासकार ने ऐतिहासिक विकास का फल बताया है। नैतिक और दार्शनिकों ने जो है नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति का एक संस्था माना है। उसी तरह से मनोवैज्ञानिक ने एक ऐसा संगठन माना है जो अपनी इच्छा कानून के अनुरूप प्रकट करता है। विधि शास्त्री ने इनको जो है कानून की उत्पत्ति और कानूनी अधिकारों की रक्षा हेतु निर्मित संस्था माना है। वहीं मार्क्सवादी ने जो है संपन्न वर्गों की रक्षा हेतु और शोषक वर्गों के शोषण करने का एक यंत्र माना है। वहीं राजनीति शास्त्री यानी अर्थात आदर्शवादियों ने जो है इसे जो है ऐसी संस्था माना है जो शांति और व्यवस्था बनाने वाली एक संस्था माना है। तो उसी तरह से जो है राज्य के स्वरूप के संबंध में प्रतिपादित इन सिद्धांतों में से एक और सिद्धांत है जो राज्य को मानव शरीर का स्वरूप मानता है, जिसे हम सावयव सिद्धांत कहते हैं। इसी पे हम जो है आगे डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सावयव सिद्धांत क्या है। तो सावयव सिद्धांत का जो अर्थ है अवयव युक्त या अंगों से, अर्थात इस सिद्धांत को आंगिक सिद्धांत भी कहते हैं, अवयवी सिद्धांत कहते हैं। चूँकि प्राणियों से इसका तुलना करते हैं तो जीवधारी सिद्धांत आदि भी कहा जाता है। राज्य के स्वरूप का आंगिक या सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को मानव शरीर के रूप में माना गया है और उनके अंगों से तुलना जो है जो किया गया है। और यह बताया गया कि जिस तरह से कि मनुष्य के शरीर या अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसका विकास होता है, उसी तरह से जो है राज्य जो है जो आपस में घटक जो व्यक्ति हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं और उसका धीरे धीरे राज्य का विकास होता है। तो इन पर जो है गार्डनर महोदय ने भी बताया कि राज्य को जीवधारी व्यक्ति मानता है और उसके बीच अन्योन्याश्रय व्यक्ति, और जैसे राज्य और व्यक्ति के बीच ठीक उसी प्रकार अन्योन्याश्रय की कल्पना करता है जैसे शरीर और उसके अंगों के बीच है। जहाँ पर सावयव सिद्धांत के जो विचारक हैं, जो शुरू में भी हम बता चुके हैं, मनु, कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु, ये सारे विचारक हैं। सो आपको याद रखना है, तो इसे आप देखते रहिए, जिस पे हम आगे और चर्चा करेंगे कि इन लोगों ने संक्षेप में क्या कहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आंगिक सिद्धांत का जो विकास हुआ है, विकास के संबंध में जो है यह उतना ही पुराना है जितना स्वतः राजनीतिक विचारधारा। भारतीय दर्शन में मनु ने जो है अपने सप्तांग सिद्धांत का, मनुस्मृति में सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है। मनुस्मृति के अध्याय 9 में जो है इन्होंने जो है यहाँ पे 7 यानी राज्य के 7 अंगों की तुलना किया गया है। स्वामी में मंत्री, पूर्व, राष्ट्र, कोष, दंड, मित्र, इस तरह से। और 7 अंगों का निर्माण, राज्य के प्रत्येक अंग एक दूसरे विशिष्ट कार्य करता है और इसी कारण इसका महत्व है। तो यानी आपस में इन्होंने किया। उसी तरह से कौटिल्य ने भी जो है
सावयव सिद्धांत में विश्वास किया है और उसने भी जो है राज्य के 7 अंग यहाँ पर बताए हैं। और यहाँ पे स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र, ये सारे हैं वो उन्होंने अपने अर्थशास्त्र में यहाँ पे देख रहे हैं, उनके अर्थशास्त्र में हैं। उसी तरह से ऋग्वेद में तो समस्त संसार की कल्पना विराट पुरुष से की गई है। इसका अवयव द्वारा जो है सृष्टि के विभिन्न रूपों का जो है बोध कराया जाता है। कुछ ऋग्वेद है, आप चाहें तो रुचि है तो उसको आप पढ़ कर देख सकते हैं। इसके अलावा जो है हम कुछ यूनानी विद्वान जैसे प्लेटो ने बताया है कि मनुष्य की आत्मा में जो 3 गुण होते हैं, बुद्धि, साहस और इंद्रिय, उसी का विकसित रूप जो है जो राज्य है, और राज्य में 3 वर्ग होता है, शासक वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग। तो इस तरह से जो है जो प्लेटो की जो है ग्रंथ रिपब्लिक है उसमें उन्होंने ऐसी चीज़ें कहा है। अरस्तु ने भी जो है जो राज्य को तथा उसके नागरिकों की तुलना शरीर और अंग से, राज्य को शरीर माना है और नागरिक को उसके अंग से तुलना किया है। लगभग यही बात जो है जो सिसरो ने भी कहा है। मध्यकाल में भी आप देखते हैं कि बहुत सारे विद्वान जैसे पेडुआ है, थॉमस एक्विनास है आदि, ये सारे विद्वान हैं, इन्होंने भी जो है जो सावयव सिद्धांत का समर्थन किया और उसकी वकालत किया। इसके बाद हॉब्स और रूसो ने भी जो है इन विचारधारा का जो है जो यानी समर्थन किया है। हॉब्स ने तो अपनी राज्य विषयक पुस्तक का नाम ही लेवियाथन, जिसका हिंदी में हम कहते हैं विशाल जलीय जंतु, से तुलना किया है। इस तरह से 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत जैसे जैसे ह्रास हुआ, तो वैसे ही सावयव सिद्धांत जो है नवीन अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पे ये स्पष्ट करना जरूरी है कि प्राचीन युग और मध्य युग में जो है राज्य और मानव शरीर के बीच तुलना ही उपस्थित की थी, लेकिन 19वीं शताब्दी की जो आगे आकर विचारक है उन्होंने तो राज्य को जीवधारी या मानव शरीर ही माना है। तो इस तरह से जो है यहाँ पर देखते हैं कि राज्य के संबंध में इस नवीन विचारधारा का जन्म जो है कहाँ, जर्मनी में हुआ, और वहाँ पर जो है जो फिक्टे, ब्लेंसली के विचार जो है धारा, इस विचारधारा के प्रबल समर्थक रहे। और आगे हम देखते हैं कि सावयव सिद्धांत के विकास में सबसे बड़ा योगदान हर्बर्ट स्पेंसर का है। ये बहुत बड़े विद्वान थे हर्बर्ट स्पेंसर, और उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में जो है इस सावयव सिद्धांत का वर्णन किया, जिसमें राज्य और शरीर के मध्य सूक्ष्म रूपक बांधा है। हर्बर्ट स्पेंसर ने राज्य और समाज का एक प्राकृतिक जीव धारी शरीर के रूप में वर्णन किया है, और उसने जो है राज्य और प्राणी के बीच शरीर में कुछ समानता बताया। जैसे जन्म में प्राणी शरीर और राज्य दोनों का जन्म जो है जीवाणुओं के रूप में प्रारंभ होता है, यानी छोटी संरचना से शुरू होता है और आगे आता है। संरचना में देखते हैं तो राज्य और प्राणी के शरीर दोनों की संरचना एक समान है। जिस प्रकार शरीर कोशिकाओं, ऊतक और हड्डी, मांस और मज्जा से बनता है, उसी प्रकार राज्य जो है व्यक्ति, समूह, सरकार और अनेक संगठनों से मिलकर बनता है। इस तरह से तुलना दोनों में करते हैं। विकास के रूप में देखें तो राज्य और प्राणी में भी जो है जो विकास की एक ही प्रकार होता है। प्रारंभ में शरीर में कोशिकाओं का विकास होता है, अंग प्रत्यंग विकसित होते हैं, उसी तरह से शरीर पूर्ण विकास प्राप्त करता है। इसी प्रकार राज्य प्रारंभ में व्यक्ति और परिवार से प्रारंभ होता है और धीरे धीरे नगर राज्य और आज जो है राष्ट्रीय राज्यों का रूप लेता है। इस तरह से जो है हर्बर्ट स्पेंसर जो है जो सावयवी सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक थे, उन्होंने जो है और कुछ समानता बताया कि राज्य के संगठन में जो है और मानव शरीर और राज्य के संगठन में भी समानता होते हैं। जैसे शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, भाग होते हैं, जीव प्रणाली, विभाजन प्रणाली, विनिमय प्रणाली, इस तरह की ये प्रणालियाँ हैं, जैसे श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र, ये सारे जैसे हैं अंग होते हैं। उसी तरह से जो है सभी को कंट्रोल कौन करता है, मस्तिष्क करता है। तो उसी तरह से राज्य में भी बहुत तरह के अंग होते हैं, घटक होते हैं, और सभी का राज्य का मस्तिष्क क्या है, सरकार है, जो सभी पर प्रणालियों पर जो है वो उनका नियंत्रण होता है। तो यहाँ भी उनकी तुलना करते हैं। परस्पर निर्भरता की अगर देखें तो जीवधारी शरीर और राज्य दोनों में परस्पर निर्भरता दिखाई जाती है। जिस प्रकार के अंग के निर्बल होने और बीमार होने से पूरा शरीर पर उसका असर पड़ता है, उसी तरह से राज्य के किसी भी एक क्षेत्र में जो है अगर निर्बल पड़ जाता है, अकाल महामारी पड़ता है, तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है, यानी पूरे राज्य पे पड़ता है। और जिस तरह से शरीर पर पड़ता है निर्बल होता है, उसी तरह से राज्य भी जो है निर्बल होता है। तो यहाँ पे है कि दोनों एक दूसरे के परस्पर निर्भरता यहाँ देखी जाती है। विनाश का क्रम, जिस तरह से मानव शरीर नश्वर है और उसका निरंतर विनाश होता है, उसी तरह से और नष्ट होता है, उसी तरह से राज्य भी जो है जो सब दिन नहीं रहता, वह नष्ट होता है और वहाँ पे नई राज्य जो है जो बनते हैं। जैसे अपनी कल्पना है कि नश्वर शरीर
प्राण त्याग देते हैं और नए शरीर का गठन करते हैं। इस तरह की बात जो है राज्य के बारे में भी कहा जाता है। तो इस तरह से इन समानताओं के साथ साथ कुछ असमानताएं हैं जो खुद हर्बर्ट स्पेंसर ने जो है जो राज्य और मानव के में असमानता को स्वीकार किया है। जैसे आकार के दृष्टि से देखते हैं तो राज्य का कोई आकार और निश्चित शरीर नहीं होता है राज्य का, जबकि मानव का एक निश्चित शरीर होता है जिसे हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो इस असमानता को जो है हर्बर्ट स्पेंसर खुद स्वीकार करते हैं। उसके साथ साथ संबद्धता के दृष्टि से देखें तो मानव के शरीर के जो अंग होते हैं एक दूसरे से जुड़े होते हैं और अलग होने पर उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। लेकिन उसी तरह से जबकि राज्य के जो अंग होते हैं या अवयव होते हैं उसको अलग कर देते हैं, जैसे व्यक्ति है तो वो उसका अस्तित्व जो है जो रहता है, यानी कि पूर्णतः अस्तित्वहीन हो जाता है। उसी तरह से परिवर्तन के दृष्टि से देखते हैं तो प्राणी के अंग स्थिर होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचा सकते। जैसे हाथ को हम पैर में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन राज्य के जो घटक होते हैं जैसे व्यक्ति है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतंत्र रूप से जा सकता है। तो ये सारे कुछ अंतर हैं। इसके साथ साथ इन असमानताओं पर स्पेंसर ने यह निष्कर्ष निकाला है कि समाज में प्रत्येक कल्याण की बात सोचना चाहिए, समाज में सभी की कल्याण की बात सोचना चाहिए। समाज का अस्तित्व अपने सदस्यों के कल्याण हेतु ही होता है। स्पेंसर यहीं पर जो है सबसे बड़ा व्यक्तिवादी बन जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के बाद भी जो है साव्यव सिद्धांत के कई विद्वानों ने जो है जो विचार किया है। यहाँ पे अल्बर्ट का नाम है, पॉल का है, काम्टे का है। इन लोगों ने भी जो है इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम जो है लास्ट में आलोचना, कुछ लोग आलोचना भी इनके सिद्धांत को करते हैं और वह यही है, सिंपल सी बात है कि समानता जो है पूर्ण नहीं है। मतलब समानता पूर्ण क्या नहीं है कि राज्य का जो है शरीर और राज्य में सावयवी समानता पूर्ण नहीं है। दोनों में कई बातों पर अंतर पाया जाता है। जैसे शरीर के कई घटक पृथक व्यक्तित्व, इच्छा और चेतना नहीं होते हैं। जैसे शरीर का हाथ अलग हो जाएगा तो उसमें ना तो कोई व्यक्तित्व रहेगा, ना इच्छा शक्ति रहेगी, ना चेतना रहेगा, बस एकमात्र पदार्थ रहेगा। किंतु राज्य का जो घटक व्यक्ति है उसको अगर राज्य से अलग कर देंगे तो भी इच्छा और चेतना अस्तित्व रहता है, इच्छा और चेतना उसमें बनी रहती है। उसी तरह से विकासवाद के सिद्धांत के में भी अंतर है कि राज्य और समाज का जन्म और विकास के सिद्धांत व्यक्ति के शरीर के जन्म और विकास का सिद्धांत में भिन्न है, क्योंकि व्यक्ति का जन्म पुरुष और स्त्री के संयोग से होता है, जबकि राज्य में ये बातें देखने को नहीं मिलता है। उसी तरह से राज्य के घटक व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता। शरीर के स्थान जो होते हैं जैसे हाथ पैर, इसका पहले से निर्धारित होता है, लेकिन व्यक्ति का जो है स्थान राज्य में कहाँ है वह निर्धारित नहीं होता। किंतु समाज में व्यक्ति का स्थान पूर्व निर्धारित नहीं होता है, व्यक्ति समाज में अपना स्थान स्वयं बनाता है। इसके साथ साथ एक आलोचना यह भी किया जाता है कि राज्य के कार्य क्षेत्र की संतोषजनक व्याख्या नहीं किया गया कि राज्य को क्या करना चाहिए। साव्यव सिद्धांत राज्य को क्या करना चाहिए इस प्रश्न पर उनका समाधान जो है नहीं करता कि जैसे लोक कल्याणकारी राज्य बोलता है जनता के कल्याण के लिए काम करना चाहिए या ये काम करना चाहिए, उस तरह की बातें जो है ये सिद्धांत नहीं करता है। फिर भी जो है हम साव्यव सिद्धांत ऐसा नहीं बोलेंगे कि महत्वहीन हो गया है। इसके महत्व और निष्कर्ष को हम यहाँ पे थोड़ा उजागर करेंगे और इस संबंध में जो है महत्व और निष्कर्ष को जो है जो उजागर करने के लिए जो है गेटेल ने जो है ये की बात को हम यहाँ पे रखेंगे कि साव्यव सिद्धांत राज्य के ऐतिहासिक विकास के महत्व को बतलाता है। उसके बाद यह जो है राज्य और नागरिकों के पारस्परिक निर्भरता पर बल देता है। यह सिद्धांत वास्तविकता को नष्ट करता है कि मनुष्य स्वभाव एक सामाजिक प्राणी की बात करता है। इसमें जो है सामाजिक जीवन की मौलिक एकता, समाज में तभी हम विकास कर सकते हैं जब हम शरीर के अंग की तरह रहें। जैसे दो पैर है, एक पैर दाहिने एक पैर बाएं चलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जब तक कि दोनों में एकता, मौलिक एकता जब रहेगा तभी कोई राज्य, कोई समाज जो है आगे बढ़ सकता है। इसमें यह बात कहा गया कि समाज केवल बिखरे हुए व्यक्तियों का समूह मात्र नहीं है, समाज के सभी व्यक्ति एक दूसरे से संबद्ध हैं। इस सिद्धांत का महत्व इस बात में निर्भर है कि सबके कल्याण में ही व्यक्ति का कल्याण निहित है। निष्कर्ष में हम यह कहेंगे कि राज्य के स्वरूप और व्यक्ति और राज्य के आपसी संबंध को समझने के लिए साव्यव सिद्धांत अत्यंत ही उपयोगी है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। इसके साथ साथ